लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। अ 3.5 year old child always had difficulty in expressing himself। एक 3.5 साल का बच्चा है, एक 3.5 साल का बच्चा था जिसको जो है हमेशा दिक्कत होती थी अपने आप को एक्सप्रेस करने में, यानी अभिव्यक्त करने में, अपनी बात को कहने में। 3.5 साल के बच्चे को दिक्कत होती थी, क्योंकि 3.5 साल का बच्चा है, इसका मतलब बातचीत वो करने लगा है। 2 साल में ही बच्चा पहली बार सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, तो 3.5 साल तक आते आते तो वो अपनी बात आराम से कह सकता है और दूसरे की बात कुछ हद तक समझ सकता है। कुछ क्या मतलब ठीक ठाक, अगर बहुत मुश्किल बात नहीं है तो यहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, 3.5 साल का है। His parents always thought he was too young to speak properly। उसके माता पिता हमेशा सोचते थे कि ये बहुत छोटा है, अभी 3.5 साल का है, इसलिए ये बात नहीं कर पा रहा, शायद बड़ा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, बट एज ही ग्रू ओल्डर ही स्टार्टेड हैविंग सीरियस इश्यूज इन हिज स्पीच। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको और सीरियस इश्यूज होने लगे भाषा में, अपने वाक में, वो और ज्यादा समस्या उसको होने लगी खुद को अभिव्यक्त करने में और दूसरे की बात को समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में। ये यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ एक्स्ट्रा में। विच लर्निंग डिसेबिलिटी डज ही पोजेस, या फिर विच लर्निंग डिसेबिलिटी ही इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब किस गंभीर समस्या से, या फिर ये समस्या गंभीर हो गई और कौन सा सीखने की अक्षमता का ये लक्षण है, यानी क्या सीखने की अक्षमता यहाँ पे हो सकती है बच्चे को। डिसलेक्सिया है ये, डिस्ग्राफिया है, डिस्फेजिया है या फिर डिस्प्रेक्सिया है। तो सिंपल है, देखिए डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत होती है, यहाँ पढ़ने लिखने की बात ही नहीं हुई है ना। रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, एक जो तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी जो बच्चा था उसको था। ठीक है इतनी बात, तो डिसलेक्सिया तो ये नहीं होगा। डिसलेक्सिया हद से हद राइटिंग में प्रॉब्लम कर देगा, बोलने में दिक्कत नहीं होती है एज सच स्पेसिफिकली। अगर हम देखें डिस्ग्राफिया, अगर मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉब्लम बोलने की नहीं है वो। डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ मतलब राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है कि बच्चा जो है उसकी जो राइटिंग है वो इलेजिबल हो जाती है, आप पढ़ने योग्य नहीं रहती, एकदम डॉक्टर्स वाली, मतलब ये मैं मजाक में कह रही हूँ बट वो सच में ही पढ़ने योग्य नहीं होती। डिस्फेजिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्फेजिया भाषा को समझने से लेकर रिलेटेड है, चाहे वो डिस्फेजिया लिखा हो, अफेजिया लिखा हो, इन सब में चाहे आप ए लगा दीजिए चाहे डी लगा दीजिए, बात लगभग बराबर ही है एक नंबर के हिसाब से। वैसे थोड़ा सा अंतर होता है बट वो जानने की आवश्यकता अभी आपको है नहीं। डिस्फेजिया यानी ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और बोलने में दोनों में दिक्कत देता है, यानी भाषा को समझने में कि सामने वाला कह क्या रहा है ये समझने में दिक्कत होगी, और जब ये समझने में दिक्कत होगी तो खुद भी समझाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ये डिस्फेजिया इसका सही उत्तर होगा। डिस्प्रैक्सिया आपका मोटर स्किल्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। मोटर स्किल्स बोले तो जिसको हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, गतिक कौशल जिसमें स्थूल और सूक्ष्म आ जाएगा, यानी ग्रॉस गर्लफ्रेंड जीएफ, ये गर्लफ्रेंड वाला जीएफ नहीं है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ये जी है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, दौड़ने भागने, या कल मैंने क्रिकेट का एक वीडियो डाला था तो क्रिकेट खेलते समय ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल हुआ। ठीक, फाइन मोटर स्किल्स है जो मैं अभी लिखते हुए कर रही हूँ, यानी छोटी मसल्स, हैंड्स और आईज का कोऑर्डिनेशन जो है फाइन मोटर में आता है, और ये बच्चे को बटन लगाने में, यहाँ स्पेशली जो है फाइन मोटर में ज्यादा दिक्कत होती है, बटन लगाने में, शर्ट के शू लेसेस बांधने में, टायर लगाने में, इन सब में दिक्कत होगी डिस्प्रेक्सिया में। तो ये आपके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, एलडीज जिनको हम कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जिनमें जिसको दिया था सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति ने। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है इनको, यानी आपके डेवलपमेंट के समय ही ये पता लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 25 साल के व्यक्ति को अचानक से डिसलेक्सिया होगा, हो तो वो बचपन में ही गया होगा, अगर किसी ने नहीं पहचाना तो वो बात अलग है। तो डिस्फेजिया इज द राइट आंसर ओवर हियर। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर वाज सेड बाय हुम, यानी भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, यह किसने कहा था। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफरेंट, या फिर वो अलग से हो रहा है, और आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा आपकी विकसित हो रही है, एक प्रोसेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। ये बात, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपका, फटाफट से बताइए ये बात किसने कही है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और लगा लीजिएगा, इन इनिशियल ईयर्स, क्योंकि ये इस तरह से कंफ्यूजिंग बन जाएगा, इसके आंसर फिर 2 हो जाएंगे अगर ये एग्जैक्ट सेंस में ऐसे ही पूछा जाएगा तो। इनिशियल ईयर्स में भाषा और संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपके पैरेलली चल रहे हैं। वो ये बात कौन कहेगा, भाषा या विचार जिसको आप कह लीजिए, क्योंकि थॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होगा, तो ये वाइगोत्स्की के साथ चला जाएगा। वाइगोत्स्की कह रहे हैं जो आपकी थिंकिंग है और जो आपकी लैंग्वेज है, ये दोनों पैरेलली समानांतर रूप से चल रहे हैं, एक टाइम पे जाके मर्ज हो जाएगा भाषा और विचार। शुरुआती साल में ये पैरेलली चल रहे हैं, यानी समानांतर चल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। और अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाता कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट
पहले होता है और भाषा विकास स्वतंत्र है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये बात पियाजे की तरफ चली जाती है, क्योंकि पियाजे कहते हैं दिमाग का विकास हो रहा है, उसकी वजह से भाषा का विकास हो रहा है। ठीक है। अ टीचर टेक्स अ टेस्ट इन द क्लासरूम ऑफ द टॉपिक्स शी टीचर्स इन द क्लासरूम एवरी नाउ एंड देन, यानी एक टीचर है जो समय समय पे जो टॉपिक्स वो पढ़ाती रहती है उन्हीं का टेस्ट भी ले लेती हैं बीच बीच में। ठीक। शी प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग, यानी वो ऐसा फीडबैक प्रोवाइड करती है बच्चों को जो मतलब ये जो टेस्ट लेना है इससे फीडबैक मिलता है बच्चे को और उससे उसकी लर्निंग इंप्रूव होती है, यानी जो बच्चे ने सीखा है जब वो टेस्ट देता है बीच में, तो जैसे अभी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको फीडबैक मिलता है कि किन टॉपिक्स में दिक्कत आपको आ रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ये किस चीज का उदाहरण है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, यानी सीखने का आकलन। तो ये तो एंड में होता है, जैसे आप पेपर देने जाएंगे सीटेट का तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, सबमेटिव असेसमेंट है या योगात्मक मूल्यांकन है, फाइनल जजमेंट हो जाएगा, उसमें आप बाद में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो फीडबैक किसी काम का, तो मतलब उस सेंस में उतने काम का नहीं होगा फीडबैक, ये बात सही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, हाँ ये ड्यूरिंग है, दौरान है, किसके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के, मतलब बच्चे एवरी नाउ एंड देन, मतलब जो जो पढ़ रहे हैं बीच बीच में टेस्ट भी हो जा रहा है, यानी उसी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के दौरान है, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं उसको, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन कहेंगे इसको। असेसमेंट एज लर्निंग है जब बच्चा खुद का या फिर उसके साथी पीयर ग्रुप, सेल्फ असेसमेंट, खुद का आप स्वयं से आकलन करें, खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं या खुद से ही एक टेस्ट लगा रहे हैं, फिर खुद ही देख ले रहे हैं कितने नंबर बने। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का ये पार्ट है तीनों ही, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक पूछा है तो हम स्पेसिफिक जवाब देंगे यहाँ पे, अदरवाइज आंसर ये भी गलत नहीं है फोर्थ भी, क्योंकि इसके अंदर ही आ जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, लेकिन एक नंबर आपको यहाँ पे फॉर लर्निंग से ही मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट जब यहाँ पे जो पूछा है वो यही है कि एवरी नाउ एंड देन, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जब हम आकलन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा। एंड में करेंगे यदि तो वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा, ईयरली हाफ ईयरली, है ना। और फॉर लर्निंग ड्यूरिंग है आपका एज लर्निंग, जब बच्चा खुद से करे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीबीएसई ने एक सिस्टम लेकर के आया था, सीबीएसई आकलन का या इवैल्यूएशन का, कि सतत, यानी टाइम टाइम पे आप असेस करते रहो, ऐसा ना हो सिर्फ बोर्ड या लास्ट में ईयरली एग्जाम ही हो रहे हैं, बीच में एग्जाम ही नहीं हो रहे। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी करिकुलर और को करिकुलर, यानी बाकी स्किल्स बच्चे में जो है, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ड्राइंग में अच्छा हो, सिर्फ पढ़ाई वाला ही नहीं, तो होलिस्टिक आकलन, यानी सर्वांगीण चहुमुखी आकलन जिसको आप कह सकते हो, बच्चे के चहुमुखी विकास का आकलन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझना। एट विच एज Can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words? मतलब किस उम्र में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और शब्दों के खेल से जुड़े चुटकुले और पहेलियां पसंद कर सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि वो कौन सी एज है जहां वर्ड प्ले हो गया या जोक्स, पन, इन सब चीजों को बच्चे समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट, डबल मीनिंग एंड ऑल टाइप की चीजें वो समझना शुरू कर पाएंगे, जोक्स को, सार्केज्म जिसको हम कह देते हैं, इन सब चीजों को वो समझना शुरू कर पाएगा या समझ पाएगा इस एज में, वर्ड प्ले को, शब्दों के खेल को, है ना। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था, जब मैं कहती हूँ बहुत बार जब नॉट लिखा होता है कि जिस क्वेश्चन में नॉट लिखा है तो जो ऑप्शन गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, ये वर्ड प्ले है ना। या वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये वो भी एक तरह का यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो बच्चा यहाँ पे समझने लग जाएगा ये 7 साल की उम्र। बेसिक जोक्स वो 4 साल की उम्र में ही समझना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि वर्ड प्ले है, रिडल्स हैं, पहेलियों की बात हो रही है ना, तो वो बचपन में आपने सुना होगा ऐसी फालतू फालतू पहेलियां होती थी कई बार, तो कि वो कौन सा गेट है जहां से जो है पता नहीं कौन ने निकलता, कोलगेट बता देते थे फिर उसको, तो ये सब वर्ड प्ले में ही आता है, जोक्स में ही आता है। 7 साल। डैश क्रिटिसाइज्ड कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने की है। सिंपल सा सवाल है, 1 नंबर का, बहुत ही इजी, इससे इजी सवाल धरती पे नहीं बना है, फटाफट से बताएंगे। जेम्स ड्रेवर ने, लेव वाइगोस्की ने, कैरल ग्लीगन या फिर क्रो एंड क्रो। तो सिंपल आंसर है इसका कैरल ग्लीगन। फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से इनकी थियरी की आलोचना की है इन्होंने, क्रिटिसाइज किया है, नारीवादी दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया, फीमेल केयरिंग एस्पेक्ट को भी देखती हैं, ये नहीं देखा गया थियरी में, सारे मेल सैंपल्स थे, जेंडर बायस थियरी है, ये इसको कहा जा सकता है।